आपने हजारों मैटर के ऊपर काम किया है, हजारों कोर्ट केसेस के ऊपर काम, कोई एक या दो कोई मेमोरेबल ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिसको ऐसे करियर डिफाइनिंग हो या मेमोरेबल है? हाँ, कैरियर डिफाइनिंग इज येट टू कम, बट हाँ मैं ज़रूर बोलूँगा, जैसे 2017 में मैंने बोला कि मैं 2013 में मेरे साथ इंस्टेंस हुआ, 2016 में मैंने लॉ कंप्लीट किया, 2017 में मेरे पास सनद आया, तब से मैंने प्रैक्टिस चालू किया। 17 से लेकर 2019 तक मेरे पास एक भी केस नहीं था। ओह। 2019 में जब जीएसटी लॉ थोड़ा सा डिस्प्यूट आ रहे थे, तो एक एक इशू आया जिसमें मैंने अपनी ही सीए फर्म, जो सीए फर्म मैंने स्टार्ट की थी, मैं तो उसमें नहीं था क्योंकि मैं तो लॉ में आ गया था, उसके नाम से हमने एक पिटिशन फाइल की, डबल एपी कंपनी। तो जीएसटी में जो रिटर्न्स होते थे 3B, जिसको रिटर्न पहले एक्चुअली रिटर्न वाज जीएसटीआर 3, हाँ। जो कभी आया ही नहीं, तो उन्होंने एक सप्लीमेंट बनाया या उसका एक सबसेट बनाया कि चलो कोई बात नहीं, 20 पेज के रिटर्न की जगह हम 1 पेज का रिटर्न बनाते हैं समरी, लेकिन 3 महीने के लिए लेके आएंगे स्टॉप गैप अरेंजमेंट, तब तक हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। तो 3B उन्होंने रिटर्न इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट की जगह परमानेंट हो गया, आज भी 3B है। तो हमने उसको चैलेंज किया था गुजरात हाईकोर्ट में, एंड गुजरात हाईकोर्ट हैज सेड 3B इज नॉट अ रिटर्न। So that was the first of my judgment, and fortunately that was the landmark judgment till date. That is the landmark judgment. आज भी, क्योंकि 3B इज नॉट अ रिटर्न बोलने के बाद सरकार को लॉ चेंज करना पड़ा, और उनको बोलना पड़ा स्पेसिफिकली क्लियर टर्म्स में कि 3B इज अ रिटर्न। सो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी लॉयर या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लिटिगेशन में प्रैक्टिस करता है, वो फाइलिंग शायद कर पाएगा या केसेस उसके पास आ जाएंगे, लेकिन वो जब तक ऑर्डर नहीं लाएगा तब तक उसका नाम नहीं बनेगा या क्रेडेंशियल्स नहीं बनेंगे। एग्जैक्ट। तो वो दैट वाज द फर्स्ट जजमेंट ऑफ माय लाइफ जिसने मेरे क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश किए, एंड दैट हैज टेकन मी टू दैट लेवल कि 2019 आई स्टार्टेड, वी आर सिटिंग इन 2025, 2020 2021 2 साल कोविड के भी गए। आई हैव क्रॉस मोर देन 900 petitions across 19 high courts in the country. क्या बात। So because of that 2019 judgment, so that was my, I would say, career defining moment. But best case is yet to come. अभी लास्ट वीक एक केस आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, एक है अगेन दैट इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट, जहाँ पे ऐसा है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर कंपनी मर्ज होगी, तो मेरा जो कंपनी मर्ज हो रही है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की कंपनी गुजरात में मर्ज हो रही है, तो जो कंपनी महाराष्ट्र में, उसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस है, सो क्रेडिट का बैलेंस गुजरात को ट्रांसफ़र कर पाएगी। लॉ में ऐसा है, लेकिन जब हम जीएसटी के पोर्टल को में यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है, वो करने नहीं देता, वो बोलता है कि आपका विद इन स्टेट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो वो हमने चैलेंज किया था गोवा बेंच में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो फेवर में आया, और सरकार को डायरेक्शन दिया है कि आप इसको अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करिए कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी ट्रांसफर हो सके। होगा। अदरवाइज तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक ही स्टेट में कंपनियां मर्ज हो सकती हैं, दूसरी स्टेट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। सो जो कंसेप्ट है वन नेशन वन टैक्स, दैट फेल्स। सो दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, बिकॉज अभी इसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज जो अनरिजॉल्व थे वो रिजॉल्व होंगे, ऐसा लगता है। अभी जीएसटी जब से आया ना, मैं लेबन, भले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मेरे को उसका एबीसी कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं। तब से बोलते हैं सही है गलत है। सो ये जब से आया है तब से क्या उसके प्लस है, एंड स्टिल व्हाट गैप्स यू सी? सर प्लस ही प्लस है, मैं ऐसा बोलूँगा। खाली इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, ठीक है, और कुछ लॉ के इश्यूज हैं जो आप देखिए 1944 में सेंट्रल एक्साइज एक्ट आया था, 1923 में इनकम टैक्स एक्ट था, फिर 1961 में दोबारा रिवाइज हुआ, कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर 2013 में। ठीक है। तो क्या उन इश्यूज में, उन एक्ट्स में इश्यूज नहीं थे? थे, जो आज भी चल रहे हैं। 1944 का एक्साइज का इशू आज भी चल रहा है, 75 साल होने के बावजूद, 80 साल होने के बावजूद, इतनी सारी इश्यूज है सबके। यस, तो वो इश्यूज रहेंगे जिसको हम टीदिंग प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये लॉ है, लॉ में इंटरप्रिटेशनल इश्यूज होने ही हैं। लेकिन एक जरूर प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो जीएसटी का जो पोर्टल है, बिकॉज हमने क्या किया, हमने दूसरी कंट्रीज़ को देख के ये मॉडल लेके आए कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे, बट वो ऑनलाइन करने के लिए हमारे पास शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट कुछ स्ट्रगल्स हुए हैं जो 7-8 साल में कुछ सॉल्व हो गए हैं, कुछ हो जाएंगे आने वाले समय में। बट जीएसटी इज़ अ विन विन। जीएसटी को बुरा कोई भी नहीं बोल सकता,
लॉ के जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं या इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, दैट गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग वेरी वेल एंड स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली वो सॉल्व होगा. और मैं एक अगर लाइटर साइड में बोलूँ, सर इश्यूज नहीं होंगे तो हम एडवोकेट्स क्या करेंगे. तो इश्यूज आर नेसेसरी. एंड वैसे भी एक सिंपल सा फंडा जो मैं लाइफ में अडॉप्ट करता हूँ वो है कि रोड पे मैं चल रहा हूँ तो देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट. इश्यू हर जगह पे. सो लॉ बने या कुछ भी बने, जब दो लोग इन्वॉल्व होंगे या ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो उसमें एरर्स के चांसेस हैं. सो सिंपल है. तो नथिंग बैड नथिंग गुड, बट इट इज अ विन विन. गॉड. कोई जो टैक्स पेयर या बिजनेसमैन है उनको जीएसटी के रिटर्न या जीएसटी के प्रिपरेशन में कुछ ध्यान रखना चाहिए जिससे उनको ऑडिट में या स्क्रूटनी में कुछ बचाव. गलत आदमी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आप, क्योंकि मैं लिटिगेटर हूँ, मुझे नहीं मालूम. मैंने कभी सॉफ्टवेयर में जीएसटी पोर्टल जो है उसमें कभी लॉगिन करके नहीं देखा. Okay. तो मुझे नहीं पता रिटर्न्स कैसे भरते हैं. लेकिन हाँ, मैं सजेशन जरूर ये बोल सकता हूँ या एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि शायद अगेन वो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है कि ईमानदारी से जो किया जाए, अगर वो गलती भी होगा ना तो भी उसका रिजल्ट गलत नहीं होगा. तो बहुत लोग ऐसा है जो जिनसे कुछ गलतियां रह जाती हैं रिटर्न्स फाइल करते समय, ठीक है. बट कोर्ट्स या अपील अथॉरिटीज़ उनको कंसिडर करके उनको रिलीफ देती हैं. लेकिन जो जानबूझ के करी गई गलतियां हैं, चाहे वो इवेजन के पर्पज से हो या कोई भी, तो बचा भी नहीं. उसमें पेनल प्रोविजंस हैं और वो पेनल प्रोविजंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. सो आई सजेस्ट ओनली दिस कि आप ईमानदारी से जो भी आपकी फिगर्स हैं वो आप बताइए. इन केस कई बार ऐसा होता है, जेन्युइन केसेस में मैंने देखा है जहाँ पे उनके पास टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं है. फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्टर को जनरली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या लिस्टेड कंपनीज में या कोई भी कंपनीज में काफ़ी डिलेड पेमेंट्स मिलती है. उनका कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि हम आपको 90 दिन के बाद पेमेंट करेंगे. आपका टैक्स तुरंत पे कर लेना. हाँ, आपका इनवॉइस क्लियर हो जाएगा, उसके मतलब ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाएंगे इनवॉइस के, फिर हम आपके 90 दिन में पेमेंट करेंगे. लेकिन उसको तो हर महीने पेमेंट करना है विद अ लिमिटेड वर्किंग कैपिटल ही हैज़. तो उसके पास पेमेंट्स नहीं होती कई बार. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसे कोई भी सिचुएशन में आप हो तो आप फिगर्स ऑनेस्टली डिस्क्राइब करो, फिगर्स दो. अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप ऑनेस्टली गवर्नमेंट के पास जाइए, गवर्नमेंट से बोलिए कि भाई मेरे को डिले होगा, आप इंटरेस्ट के साथ ले लेना पैसा. लेकिन आप गलत फिगर्स अगर देते हो सो दैट शुड बी स्टॉप्ड. वो नहीं होना चाहिए. कुछ लोग वो करते हैं. सो मैं अगर मेरे बिजनेस पॉइंट से समझूं तो ऑनेस्टी से करो, शायद कुछ फिगर इधर उधर हो सकता है, कोई फर्क वो सब उसका कहीं नहीं जाएगा, उसका गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन देती है, उतना गवर्नमेंट सुनती है. यस. और लोचा मारे तो देखो उसको तो कोई Correct. लोचा मार के आपके पास आऊँ और अब मुझे बचाओ तो वो तो फिर सब. और जेन्युइन केसेस में सर स्कीम भी लाती है गवर्नमेंट. अभी एक स्कीम 128A की चल रही थी जहाँ पे अगर आपका जेन्युइन केस है, जहाँ पे फ्रॉड वगैरह नहीं है और आपका कोई आप पेमेंट नहीं कर पाए, ऐसा कुछ हुआ तो ब्याज और पेनल्टी दोनों माफ कर दिया है सर. ओहो. तो ऐसी स्कीम्स भी है जहाँ पे स्कीम्स हर 2 साल 3 साल 5 साल में स्कीम आती है जो आपके फेवर में है, अगर आप ऑनेस्ट हो तो. ऑनेस्ट नहीं होते. तो सिंपल फाइनली वही है. गॉट दैट.